नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और आज मैं आप लोग के सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको समझ जाइएगा तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं महान न्यायवादी का। महान न्यायवादी देखिए यहाँ लिखल है भारत का महान न्यायवादी। अब थोड़ा सा हम इसको आपको समझाते हैं कि भारत का महान न्यायवादी है तो इसका क्या काम है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसको हटा कौन सकता है, इसके पास कौन कौन सा पावर होता है, ये क्या करता है, किस लिए इसकी नियुक्ति होता है, सारी बातों को हम अभी आपको बताएंगे। चलिए आज बात करते हैं भारत के महान न्यायवादी के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की व्याख्या की गई है। यानी भारत का जो महान न्यायवादी है यह संवैधानिक पद है। यह एक ऐसा पद है, संवैधानिक पद, संवैधानिक पद, संवैधानिक। भारत का महान न्यायवादी जो है यह एक संवैधानिक पद है। यानी इसकी व्याख्या संविधान में किया गया था और इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में। कोई दिक्कत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की व्याख्या की गई है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनी जनरल, यानी एंटोनी जनरल इसे इंग्लिश में बोलते हैं लोग। आपको कंफ्यूजन ना हो, कभी आ जाता है एग्जाम में एंटोनी जनरल, यानी भारत का महान न्यायवादी, महान न्यायवादी। अब इसकी नियुक्ति क्यों किया जाता है, क्या रीजन है इसको नियुक्त करने का? तो देखो, भारत के महान न्यायवादी जो होता है इसकी, जैसे देखिए आप एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। भारत सरकार है तो भारत सरकार अगर कोई भी कानून लाया, कोई भी बिल पास किया, तो उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है कि कोई भी बिल अगर आप ले जाते हैं संसद में तो वह गैर संवैधानिक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो गैर संवैधानिक नहीं होना चाहिए तो नेता मंत्री को नहीं बुझाएगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। इसके लिए ताकि कोई गैर कानूनी बिल संसद में पास ना हो, इसके लिए विधि अधिकारी होता है जिनसे राय सलाह लिया जाता है। तो मतलब महान न्यायवादी की नियुक्ति क्यों किया जाता है? महान न्यायवादी की नियुक्ति इसलिए किया जाता है ताकि वह सही बता सके और गलत बता सके। अच्छा, अब एक बात देखिए, अगर अब हम कहें आपको एक बात और आप समझिए, जैसे अगर कहें कि बहुत सारा ऐसा मामला होता है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। जैसे कोई भी मान लिया जाए कि भारत सरकार कोई बिल लेकर आया और उसको संसद में पास करना है, तो कोई बिल ऐसा है जो अगर गैर संवैधानिक हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो सरकार की तरफ से कौन लड़ेगा केस? तो वही होता है भारत का महान न्यायवादी। यानी कि यह जो होता है यह भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेगा कि नहीं, यह गैर संवैधानिक नहीं है और वो अपनी व्याख्या करेगा। यानी कि इस भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति इसीलिए किया जाता है कि कौन सा बिल संवैधानिक है और कौन सा बिल गैर संवैधानिक है। अगर जो बिल गैर संवैधानिक होगा तो यह महान न्यायवादी अपने सरकार को बताता है कि यह संवैधानिक नहीं है, तो वह फिर उसमें सुधार करते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत का जो महान न्यायवादी होता है यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत का महान न्यायवादी जो है यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। यानी कि भारत का महान न्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब एक बात समझिए, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? यह होता है कि 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, 8 साल। तो भारत के महान न्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वह निश्चित नहीं होता है। क्यों? भारत के महान न्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वह राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। यानी राष्ट्रपति के प्रयत्न, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वह महान न्यायवादी रह सकता है। यानी कि इनका कार्यकाल कितना होता है? अगर कार्यकाल की हम बात करें, राष्ट्रपति इसका कार्यकाल नहीं होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न
यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत के महान्यवादी हैं, इनकी जो नियुक्ति है कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। या कब तक रह सकते हैं महान्यवादी? तो जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। कोई दिक्कत? अच्छा, भारत के महान्यवादी जो होते हैं कौन बन सकते हैं? क्या हम बन सकते हैं? क्या आप बन सकते हैं? कौन बन सकता है? तो भारत के महान्यवादी बनने के लिए उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि भारत के महान्यवादी वही आदमी बन सकता है जिसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। यानी भारत के महान्यवादी कौन बन सकता है? जिसके अंदर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उसी को बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। अब क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इसके लिए कम से कम उसे 5 वर्ष तक 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम पहले जज होना चाहिए, या वह किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत किया हो। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति भारत का महान्यायवादी कब बन सकता है? जब वह कम से कम उसके अंदर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या उसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, भारत का महान्यायवादी का क्या काम है? कि सरकार के तरफ से कानूनी मामले में सरकार को जानकारी देना, और कोई मामला अगर सरकार के तरफ से अगर कोई केस हो गया, चाहे कुछ हो गया सब भारत सरकार पे, तो उसको लड़ने की पूरी जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है? महान्यायवादी के ऊपर होती है। देखिए, महान्यायवादी जो है वह संसद के दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसको बोलने की पूरी पावर है। यानी कि महान्यायवादी जो होता है संसद के दोनों सदन का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है, किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद में बोल सकता है। माने लोकसभा में या राज्यसभा में, संसद में बोल सकता है। अनुच्छेद याद रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 88। यानी कि 88 में कहता है कि महान्यायवादी संसद का यानी लोकसभा का और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, दोनों में से किसी का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह संसद में बोल सकता है। इतना उसको पावर है। कैसे ही पावर है भाई? तो क्योंकि उसे राष्ट्रपति इसीलिए नियुक्त करता है कि संसद में क्यों बोल सकता है, क्या बोलेगा संसद में जाके। तो देखिए, संसद में मान ली कोई बिल आए, अब उस बिल के बारे में बोलना है कि नहीं यह बिल गैर संवैधानिक है, इसको मत ले जाइए, मत पास करवाइए, तो जाके वहाँ बोलेगा लोकसभा में कि यह बिल गैर संवैधानिक है, इसको नहीं पास कराया जाए। तो याद रखिएगा कि जो महान्यायवादी होता है वह संसद के किसी भी सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो बोल सकता है, और वह बोल सकता है तथा वह संसद के सदस्य ना होते हुए भी बोल सकता है, तथा वह भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने की उसकी अधिकार है। भारत के कोई भी न्यायालय में वह सुनवाई कर सकता है। याद रखिएगा, भारत का महान्यायवादी जो होता है किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। अब आइए एक चीज सुनिए, भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद में बोल सकता है। क्या संसद में वोट भी दे सकता है? नहीं। यानी कि संसद में अगर कोई वोटिंग हो तो उसमें महान्यायवादी भाग नहीं ले सकता है। आप याद रखिएगा कि संसद में बोल सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं। याद रखिएगा, भारत का महान्यायवादी संसद में बोल सकता है, किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है,
लेकिन वह संसद का सदस्य नहीं होता है तो वोट कैसे करेगा? नहीं करेगा। यानी कि भारत का महान्यवादी संसद में वोटिंग नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, महान्यवादी जो होता है यह एक संवैधानिक पद है जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अच्छा, महान्यवादी के अलावा एंटोनी जनरल के अलावा उनके मदद के लिए 3 सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। यानी कि महान्यवादी के अलावा सॉलिसिटर जनरल होते हैं, याद रखिएगा। महान्यवादी के अलावा इनके मदद के लिए क्या होते हैं? सॉलिसिटर जनरल। 3 सॉलिसिटर जनरल। कि भारत के महान्यवादी के अलावा इनके देख रेख के लिए 3 सॉलिसिटर जनरल, एक उनके सहायता के लिए होता है, 2 अन्य होता है। तो आप याद रखिएगा कि भारत के महान्यवादी के उसके कामों में मदद करने के लिए 3 सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अच्छा, आखिर भारत का महान्यवादी कब से बनना शुरू हुआ? तो जब से संविधान लागू हुआ तो 1950 से ही भारत में महान्यवादी बनते हुए आया है और अभी भी भारत में महान्यवादी पद है। तो वर्तमान में भारत के जो महान्यवादी हैं, एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान्यवादी हैं। के वेणुगोपाल। कब बने थे? 1950 में। कब बने थे? 2017 में बने। प्रणब मुखर्जी शायद राष्ट्रपति थे। तो आप याद रखिएगा कि भारत में वर्तमान में महान्यवादी कौन है? के वेणुगोपाल। 2017 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा उन्हें चुना गया, याद रखिएगा, ठीक। और पहले कौन थे? आपके मन में यह भी प्रश्न आ गया सर पहले कौन थे? देखिए, भारत के पहले जो महान्यवादी थे उनका नाम था MC सेटवेलेड। यानी कि क्या नाम था? MC सेटवेलेड। कहाँ गया? इधर लिखिए, यहाँ लिखिए। उनका नाम था MC सेटलवर्ड। ये नाम भारत के पहले याद रखिएगा, पहले महान्यवादी कौन थे? MC सेटलवर्ड। भारत के पहले महान्यवादी थे MC सेटलवर्ड। भारत के पहले महान्यवादी थे MC सेटलवर्ड और पहले अभी हैं के वेणुगोपाल। ये बहुत लंबे समय तक रहे थे, 1950 से 1963 तक रहे थे लगातार। यानी कि MC सेटलवर्ड जो थे वह भारत के महान्यवादी बहुत लंबे समय तक रहे थे, यानी कि 1950 से 1963 तक। याद रहेगा? कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि महान्यवादी आपको पूरा याद हो गया होगा। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, पहले इतना महान्यवादी पूरा आपको याद करवाते चलते हैं। सुनिए, कह रहा है कि भारत में महान्यवादी एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक। इसकी व्याख्या संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यवादी की नियुक्ति की गई है। माने महान्यवादी की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है? 76। महान्यवादी जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक यह अपने पद पर बने रह सकते हैं। इनको बोला जाता है इंग्लिश में एंटोनी जनरल। आपसे कभी पूछेगा भारत के एंटोनी जनरल कौन है, तो एंटोनी जनरल माने महान्यवादी। महान्यवादी की देख रेख के लिए उनके साथ 3 सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। भारत के महान्यवादी का कार्यकाल तब तक होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। भारत के महान्यवादी जो होता है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद में बोल सकता है। संसद में बोल सकता है, भाषण दे सकता है, नहीं और वोट नहीं दे सकता है। ठीक, अनुच्छेद 88 के तहत संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में बोल सकता है, लेकिन संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है। भारत के महान्यवादी जो होते हैं इनका काम होता है सरकार के तरफ से केस को लड़ना तथा सरकार को बताना कि कौन संवैधानिक है और कौन बिल गैर संवैधानिक है। भारत के महान्यवादी का पेमेंट संचित निधि से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। भारत के महान्यवादी का पेमेंट किस निधि से मिलता है? संचित निधि से। भारत का महान्यवादी का जो पेमेंट होता है, जो पैसा मिलता है उनको,
वह किससे मिलता है? मिलता है संचित निधि से। भारत के महान्यायवादी किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, इतना पावर है उनको कि वह किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, भारत के महान्यायवादी बनने के लिए आपके अंदर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अगर कोई कहेगा कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी, तो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी कौन हो सकता है? जो कम से कम 5 वर्ष तक 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में जज रह चुका हो या 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। अच्छा, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। 2017 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इन्हें बनाया गया था, अभी तक है के वेणुगोपाल। भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सेटलवेड। MC सेटलवेड जो थे यह 1950 से 1963 तक रहे थे। भारत के यह पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात, भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सेटलवेड। MC सेटलवेड जो थे यह भारत के पहले महान्यायवादी थे, याद रखिए। यह 1950 से 1963 तक रहे थे। एक बात और, जैसे आपको क्या बताएं कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, इसको हम हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अगर अब हम कहें आपको इतना में हो जाएगा। देखिए, जैसे आप क्या देखें, आप देखें कि भारत का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी हुआ उसे महान्यायवादी बोला गया। ठीक उसी प्रकार बाबू, जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है उसे महाधिवक्ता बोला जाता है। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता, इसका वही काम है जो केंद्र में महान्यायवादी का काम है। जो केंद्र में महान्यायवादी का काम है, ठीक उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता का काम है। और इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में, याद रखिएगा। महाधिवक्ता जस्ट जैसे वहाँ राष्ट्रपति करता है वहाँ राज्यपाल करता है, महाधिवक्ता का भी वही काम है जो केंद्र में महान्यायवादी का काम है। और इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और यह कब तक रहते हैं? जब तक राज्यपाल है। यानी कि महाधिवक्ता, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। और केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। महाधिवक्ता की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में है। इनकी नियुक्ति भी जस्ट राज्यपाल करता है, जैसे वहाँ राष्ट्रपति करता है। ये भी तब तक रह सकते हैं जब तक राज्यपाल चाहे। तो आप याद रखिएगा कि महाधिवक्ता जो है यह भी एक संवैधानिक पद है जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में की गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार रिवर्स करके देख लीजिए। चलिए, और जो छात्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम आपको डालें तो बार बार हमको यूट्यूब पर, फेसबुक पर डालने की ज़रूरत ना पड़े, आप तक पहुँच जाए। चलिए, आज यहीं तक रखते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।